जो विषय चल रहा है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, अभिव्यक्ति और माध्यम से तीसरा अध्याय है ये, और पेज नंबर 63 निकाल ले 63। तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो क्या रहेगा, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास। कल हम इंटरनेट पत्रकारिता के संदर्भ में पढ़ चुके थे कि इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा। इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का जो आदान प्रदान किया जाता है, इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का जो आदान प्रदान किया जाता है उसे ही इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। इंटरनेट पत्र अगर कोई आपसे पूछे कि इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो आप ये जो पंक्ति है ये पंक्ति लिखोगे, ठीक है भाई। तो आगे चलिए, इंटरनेट पत्रकारिता की इतिहास। इसमें हम जानेंगे कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर है वो सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ, सर्वप्रथम किसने शुरू किया, और भारत देश में इंटरनेट पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वो कब से हुआ, ठीक है। इसके फायदे यानी कि इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स ये सभी कुछ जानेंगे। आइए अब एक नजर विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं। विश्व स्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। अगर एक अंक में क्वेश्चन बन गया, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसे, क्योंकि अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ल्ड लेवल पर जो इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो सिंपल सा जवाब है, आप क्या लिखोगे, तीसरा दौर। क्या लिखोगे, तीसरा दौर, ठीक है भाई। आगे चलिए। पहला दौर था 1982 से 1992 तक। ये 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे इन 3-4 पंक्तियों में, ठीक है। जो पहला दौर था वो कब था, 1982 से 1982 से 1992 तक, ठीक है। जबकि दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक, 1993 से 2001 तक, ठीक है भाई। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। यानी कि जो तीसरा दौर है वर्तमान का जो इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर है ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2002 से शुरू हुआ था। और भारत देश में अगर देखें, विश्व में तो ये 1982 से शुरुआत हुई थी इंटरनेट पत्रकारिता की, ठीक है। लेकिन भारत देश में जो इसका रियल में जो रूप शुरू हुआ वो शुरू हुआ 2002 में, ठीक है। आगे आएगी ये बातें भी कि भारत देश में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब से शुरू हुआ। तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता 2002 से अब तक की है। पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रयोग के धरातल पर था। यानी कि जो पहला चरण था इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला जो स्टेप था उसमें सिर्फ क्या किया था, इंटरनेट पर इस के ऊपर क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है। पहले दौर में सिर्फ क्या हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुए थे, ठीक है। और फिर आगे देखिए, इसलिए बड़े प्रकाशन समूह यह देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिति सुपर इंफॉर्मेशन हाईवे पर दर्ज हो। अब यानी अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कंपनियां सामने आई, लेकिन कुल मिलाकर यह प्रयोगों का दौर था। सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई। यानी कि रियल में देखे तो जो ये 1982 है, ये जो ईयर है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट का ईयर माना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर वास्तव में जो देखे, वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता की जो शुरुआत है वो कब हुई, 1983 से शुरू हुई है, 83 से, ठीक है। यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता 3 स्टेप में हुई, 3 स्टेप में, ठीक है। 1983, 1992 और 2002, ठीक है भाई। इस दौर में तकनीक के स्तर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ। नई वेब भाषा HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज
हाई इंटरनेट ईमेल आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नाम के ब्राउजर आए। इन्होंने इंटरनेट की को और भी सुविधा संपन्न और तेज रफ्तार बना दिया। इस दौर में लगभग सभी बड़े अखबार और टेलीविजन समूह इस जाल में आए। ये इंटरनेट से रिलेटेड है ना बातें, आप जब भी आपकी कंप्यूटर की क्लासें लगती हैं उस टाइम भी आप ये सभी कुछ जानते हो, उसमें भी आपको पता होता है। ठीक है, पता चलता है ना उसके अंदर भी। चलिए आगे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, CNN, BBC सहित तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों प्रसारणों के इंटरनेट संस्करण निकाले। दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ। न्यू मीडिया के नाम पर .com कंपनियों का उफान आया। जिसे देखो वही इंटरनेट और .com। अगला पेज निकाल लीजिएगा। .com की बातें करने लगा, लोग रातों रात अमीर बनने का ख्वाब देखने लगे। इसलिए जितनी तेजी के साथ यह उफान आया था उतनी तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी। सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही 5 लाख लोगों को .com की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। विशेष सामग्री और पर्याप्त आर्थिक आधार के अभाव में, अभाव क्या होता है, कमी, ज्यादातर .com कंपनियां बंद हो गई। लेकिन यह भी सही है कि बड़े प्रकाशन समूहों ने इस दौर में भी खुद को किसी तरह जमाए रखा, क्योंकि जनसंचार के क्षेत्र में सक्रिय लोग यह जानते थे कि और चाहे जो हो, सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तौर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं। इसलिए इसकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाऊ हो सकता है। यानी कि रियल में अगर जो इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर है वो कब से माना जाता है, 2002 से। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे कि इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर है वो कब हुआ, तो आप लिखोगे 1982 से, 1982 से। ठीक है, अगर मल्टी चॉइस क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन MCQs में आ गए और 1982 भी है, 1983 भी है, 84 भी है और 85 भी, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो उस टाइम भी आप क्या करोगे, 1982 उस पे उस ऑप्शन को सही बताओगे, यानी कि 1982 को सही बताओगे। अगर मान लीजिए वैसे लिखित रूप में आ जाए, एक अंक में पूछा जाए, तो उस टाइम आप क्या लिखोगे कि 1982 में तो सिर्फ इंटरनेट पत्रकारिता पर एक्सपेरिमेंट हुए थे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका जो दौर है वो कब से शुरू हुआ, 1983 से। लेकिन इसमें क्या है, जब जिस भी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है उसी टाइम से काउंट होता है। समझ आई बात? यानी कि जब मान लीजिए इंटरनेट पत्रकारिता पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया 1982 से, तो वो जो टाइम पीरियड है वो जो काउंट होगा 1982 से ही होगा। लेकिन MCQs में आप 1982 लिखोगे। ठीक है, समझ आई बात? तो ये बात है। अब इसमें हमने क्या जाना है, इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब शुरू हुआ। 3 दौरों में इंटरनेट पत्रकारिता को बांट सकते हैं, 1982 से 1992, 1992 से 2002 और 2002 से एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान तक, अभी तक जो भी है। ठीक है भाई, आगे चलिए। बाद में इंटरनेट पत्रकारिता, अब सबसे बड़ा जो सवाल है ये है, अब तक तो हमने जो कुछ जाना है कि इंटरनेट पत्रकारिता कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई है, विश्व में कब शुरू हुई, तो विश्व में तो 1982 लिखोगे। लेकिन भारत में जो इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर शुरू होता है वो 2002 के आसपास का शुरू होता है। ठीक है, 2002 के आसपास शुरू होता है। समझ आई बात? जब आगे देखिए, देवेंद्र आप आगे आ जाइए। चलिए, बाद में इंटरनेट पत्रकारिता,
भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का भी दूसरा दौर चल रहा है। कौन सा दौर माना जा रहा है? दूसरा। दूसरे से अभिप्राय है कि जो 1992 से शुरुआत मानी गई है जिसकी, ठीक है। भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है, जबकि दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ। पहले दौर में हमारे यहाँ भी प्रयोग हुए, .com का तूफान आया और बुलबुले की तरह उठ गया। अंततः वही टीके रह पाए जो मीडिया उद्योग में पहले से ही टिके हुए थे। आज पत्रकारिता की दृष्टि से टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू ट्रिब्यून, स्टेट्समैन, पायनियर, एनडीटीवी, आईबीपीएन, जी न्यूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बेहतर हैं। इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती है। जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक और जी न्यूज प्रमुख है। लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वह rediff.com, इंडिया इज फॉलो लाइन, वह सेफी जैसी कुछ साइटें हैं। रेडिफ को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है। एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत देश की पहली साइट कौन सी है, भारत देश की पहली साइट कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे? रेडिफ। क्या लिखोगे? रेडिफ, ठीक है। अगर मान लो एमसीक्यूज में भी आ जाए और ऑप्शन है उसमें रेडिफ भी दिया हुआ है और अन्य ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो किस पे क्लिक करोगे आप? रेडिफ पे। क्योंकि अब की बार जो आपका पेपर आएगा इसमें मार्च एग्जाम, जो आपके फाइनल एग्जाम होंगे उसमें ज्यादातर एमसीक्यूज क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहेगी, ठीक है। वो पेपर का जो पैटर्न है वो आपको बता दिया जाएगा जैसा भी होगा, ठीक है भाई। आगे चलिए। इसमें यानी कि हम इसमें क्या कुछ जान पाए हैं इसके अंदर भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि भारत देश में इंटरनेट पत्रकारिता का जो दौर है वो कितने भागों में है, तो आप क्या जवाब दोगे? 2 भागों में। पहला स्टेप कब से माना गया भारत देश में इंटरनेट पत्रकारिता का? पहला जो स्टेप माना गया है वो 1993 से माना गया है, 1993 से, क्योंकि पहला जो स्टेप है विश्व में 1992 में समाप्त हो जाता है, 1982 से 1992 में तक चलता है, और भारत देश में 1993 से माना जाता है पहला स्टेप। और दूसरा जो स्टेप माना जाता है विश्व में तो 2002 में माना जाता है, लेकिन भारत देश में जो इंटरनेट पत्रकारिता का जो पहला और दूसरा जो दौर माना जाता है वो कब माना जाता है? 2003 से शुरुआत होती है। अब देख लीजिएगा आप, अब आज के टाइम में तो ये है क्या नाम है 4G, 5G, 6G, अभी 2-4 महीनों में 5G, 6G भी आ जाएगा, ठीक है। और पहले क्या था 1G, 2G, ज्यादातर 2G होता था। किसी को पता था व्हाट्सएप क्या होता है? किसी को आपको पता था कि फेसबुक क्या होती है, कैसे चलते हैं, क्या ऐसे नहीं होता है, मैसेंजर क्या होता है, चैटिंग क्या होती है, फोन पे क्या होता है, ये सब कुछ किसी को मालूम था? नहीं मालूम था ना, क्योंकि ये जो वास्तव में इस असली में जो तूफान आया है ना, रियल में इसमें तूफान आया है तो पिछले 7-8 सालों से, यानी कि अगर ज्यादातर ये जो तूफान का जो टाइम पीरियड हम लेके चले तो वो 2010-11 के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद का जो ये तूफान पूरे विश्व में आया है ये है उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है। आगे चलिए। हिंदी नेट संसार, हिंदी नेट संसार। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। अब यानी कि इंटरनेट पत्रकारिता को कल भी मैंने बताए थे कई नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे वेब पत्रकारिता के नाम से, इंटरनेट पत्रकारिता के नाम से, ठीक है। वो नाम पढ़ चुके हैं ना हम। इस तरीके से उसमें से कुछ भी घुमा फिरा के जवाब तो वही लिखना है हमें, जवाब तो वही लिखना है जो इंटरनेट पत्रकारिता का, चाहे उसमें वो वेब पत्रकारिता लिख के दे दे चाहे वो इंटरनेट पत्रकारिता लिख के दे दे, लेकिन आंसर तो वही बनेगा ना। समझ आई बात? तो इसको थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं, आपको घुमाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की सेंस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब हिंदी की बात करें। हिंदी में नेट पत्रकारिता
वेब दुनिया के साथ शुरू हुई। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पंक्ति को कि हिंदी में नेट पत्रकारिता किसके साथ शुरू हुई? वेब दुनिया के साथ। इंदौर के नई दुनिया समूह से शुरू हुआ। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इंदौर, इंदौर किधर आता है पता आप लोगों को? एसएस में पढ़ चुके होंगे। इंदौर कौन सी स्टेट में आता है? एमपी या गुजरात है? एमपी, वेरी गुड। कभी ये मैंने तो ये सोचा कभी आपको सिर्फ हरियाणा के विषय में ही पता हो। ठीक है, चलिए इंदौर, भोपाल, ये ठीक है। यह पोर्टल हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्व जाल में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू की। जागरण, अमर उजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवभारत टाइम्स, प्रभात खबर व राष्ट्रीय सहारा के वेब संस्करण शुरू हुए। प्रभात साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। आज देख लीजिएगा, आपको है ना, आप लोगों को न्यूज़पेपर खरीदने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपके सभी के पास मोबाइल है। और अगर आप क्या नाम है हरियाणा शिक्षा जगत से जुड़ गए हो तो वो क्या करते हैं, दैनिक भास्कर या पंजाब केसरी पूरी की पूरी न्यूज़पेपर को इस पे साइट पे डाल देते हैं, फेसबुक पे। हम उसी के अंदर वो पेज निकाला, क्लिक किया और पूरी के पूरी खबरें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी। और वैसे भी हमारे पास बहुत सारी सुविधा है। यूसी ब्राउजर आपने अपने फोन में ये जो ऐप है ये डाउनलोड किया हुआ है। अन्य जो ऐप है वो उसमें भी दिन समय के अनुसार आपको वो अपडेट कराते रहते हैं घटनाओं से, खबरों से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे। आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पंक्ति को। अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछे हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है तो बीबीसी लिखोगे। क्या लिखोगे? बीबीसी। और वैसे कौन सी है? रेडिट। अभी पढ़ चुके हैं ना। चलिए, यही एक साइट है जो इंटरनेट के मानदंडों के हिसाब से चल रही है। वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी, लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी, जिससे पत्रकारिता की वह ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी। हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू यह भी है कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही हैं। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हिंदी पत्रकारिता है इसकी कोई एक या दो विशेषताएं बताइए, तो ये जो पंक्ति है ये आप इसके फीचर्स में बता सकते हो। ठीक है, कि इसमें कई साहित्यिक पत्रिकाएं आज भी वर्तमान में भी चल रही हैं। ठीक है, ये इसकी विशेषता है। आगे है अनुभूति, अभिव्यक्ति, हिंदी नेट्स, सराय आदि अच्छा काम कर रहे हैं। यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किए हैं, जो भले ही आज तकनीकी उपेक्षा के शिकार है, लेकिन उनका डाटाबेस तो तैयार हो ही रहा है। अंततः ये सब मिलकर हिंदी के ऑनलाइन पत्रिका का मार्ग प्रशस्त करेंगे। कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशव काल में ही है। शैशव काल से अभिप्राय क्या होता है? बचपना, बालकपन। यानी कि अभी इसकी शुरुआत तो होगी हिंदी पत्रकारिता की। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन इसने अपना जो ये अपनी चरम सीमा पे अभी तक नहीं पहुंच पाई है। इसका सिर्फ पहला ही स्टेप है, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप पे ये अभी तक नहीं पहुंच पाई है। क्या नहीं पहुंच पाई है? हिंदी पत्रकारिता। ठीक है, चलिए आगे। सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉन्ट की है। अभी भी हमारे पास कोई एक ही कीबोर्ड नहीं। डायनेमिक फॉन्ट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादातर साइटें खुलती ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिकोड फॉन्ट बनाए हैं, लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। हिंदी जगत तक हिंदी के
बेलगाम फॉन्ट संसार का नियंत्रण नहीं लाएगा और कीबोर्ड का मानकीकरण नहीं करेगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। अब देखिए आप, पहले क्या था, जैसे हम मान लीजिए कुछ भी टाइप करते हैं, अंग्रेजी में टाइप किया कीबोर्ड, और आजकल ये फिर उसको उसमें कन्वर्ट किया जाता था हिंदी में, ठीक है। आजकल तो क्या है, मोबाइल फोन है, आपने कीबोर्ड हिंदी में कीबोर्ड डाउनलोड किया, ये ऐप डाउनलोड किया, और क्या करोगे, अगर आपको कुछ भी टाइप करना है हिंदी में, गूगल पे आप वो स्पीकर है बोलते जाओगे, और 5 मिनट में 10 मिनट में आप 80 अंक का 100 अंक का पेपर आधे घंटे में पूरा का पूरा, उस पे जो कुछ आप बोलोगे उन्हीं शब्दों को, उन्हीं अक्षरों को वो उठाता जाएगा, लिखता जाएगा, ठीक है। कोमा, इन्वर्टेड कोमा, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, सब कुछ आपको ये चीजें क्या है, सुविधाएं इस पे आज उपलब्ध है। लेकिन थोड़ा सा इसके पीछे जो एक कारण है, समस्या ये बरकरार है कि अभी तक जो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, इस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये उभर नहीं पाई है। जन्म तो ले लिया हिंदी पत्रकारिता ने, जन्म तो ये ले चुकी है, जन्म तो हो चुका है इसका, लेकिन इसका लालन पालन नहीं हुआ, लालन पालन से भी प्राय इसका पालन पोषण नहीं हुआ, ठीक है। अभी तक जैसे खेत में है ना, खेत में हमने बीज को बो दिया, खेत में बीज बो दिया, लेकिन बीज कनक बो दिया या फिर कोई भी बीज है उसको बो दिया, लेकिन उस पे छिड़काव नहीं किया, स्प्रे नहीं किया, दवाइयां नहीं डाली उसके अंदर, खाद इत्यादि नहीं किया, टाइम से उसकी सिंचाई नहीं की, तो वो जो पौधा है, जो बीज बोया है, वो कब तक क्या करेगा, वो अपनी चरम सीमा तक तो नहीं पहुंच पाएगा, उसका विकास तो नहीं हो पाएगा। क्या होगा, वो थोड़े टाइम तक थोड़ा सा हो पाएगा और उसके बाद वो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब हम उसकी देख रेख ही नहीं करेंगे। ऐसे ही हिंदी पत्रकारिता की भी क्या है, अच्छे से देख रेख नहीं हुई है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, कुछ सरकार की लापरवाही रही है, कुछ हम लोगों की लापरवाही रही है, क्योंकि सरकार भी क्या करती है, ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को ये चीजें वो करा देती है, उनके सौंप देती है, वो क्या करते हैं, साल 2 साल चलाते हैं, और फिर जब उन्हें ये लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी को क्या कर, वो जो कंपनी वाले हैं उसे बेच देते हैं या फिर फ्रॉड होके भाग जाते हैं। तो कैसे विकास होगा ये, ठीक है। यही सबसे बड़ी समस्या रही है हिंदी पत्रकारिता की। तो 3 जो अध्याय हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम से 3 अध्याय हम कर चुके हैं। इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या जाना है, अंश से शुरू करेंगे। बाद में ये जो इंटरनेट संसार के बारे में पढ़ चुके हैं, बाद में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब शुरू हुआ, यानी कि भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का दौर कब शुरू हुआ, साक्षी 1993 से, यानी कि पहला जो दौर शुरू हुआ 1993 से, और जो दूसरा जो दौर शुरू हुआ वो कब हुआ, 2003 से। और इसमें हिंदी पत्रकारिता में जो सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी होती है, हिंदी पत्रकारिता की सर्वश्रेष्ठ साइट कौन सी है, बीबीसी, ठीक है भाई। और वैसे क्या थी, रेडिफ, वैसे क्या थी, रेडिफ, ठीक है। और इंटरनेट पत्रकारिता का जो इतिहास है वो कब से शुरू माना गया है, 1982 से। पहला जो स्टेप था वो कब शुरू हुआ, 1982 में, यानी कि 1982 में इस पर क्या करने शुरू कर दिया, इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। पहला दौर 1982 से 1992 तक विश्व में, संसार में अमेरिका ने शुरुआत की थी, और दूसरा दौर 1992 से 2002, और तीसरा 2000 से अब तक का, ठीक है। फिर है इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इंटरनेट पत्रकारिता यानी कि जो भी खबरें हैं, जो भी खबरें हैं या जो भी सूचनाएं हैं, ठीक है, उनका प्रकाशन या आदान प्रदान करना ही इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है, ठीक है। कितने क्वेश्चन बना सकते हो आप इसमें से, इस ये जो चैप्टर है ना,
इसमें आप कम से कम 1500 2000 क्वेश्चन बना सकते हो। इतने आएंगे नहीं, पेपर में कितने आएंगे, 4 या 5, ज्यादा से ज्यादा अगर उन्होंने कुछ घटा बढ़ा दिया तो ज्यादा से ज्यादा 8 डाल देंगे, ठीक है, इससे ज्यादा वो डाल नहीं सकते, ठीक है। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कुछ गेन करते हो उस चैप्टर से, ठीक है। फिर हम पढ़ चुके हैं, इंटरनेट के बारे में पढ़ चुके हैं, और इसके अंदर जो रेडियो और टेलीविजन समाचार की जो बादशाली है ये पढ़ चुके हैं। और फिर जो ये है टीवी खबरों के अलग अलग जो चरण है, फ्लैश यानी कि ब्रेकिंग न्यूज किसे कहते हैं, ड्राई एंकर किसे कहते हैं, फोन इन किसे कहते हैं, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव एंकर पैकेज, ये पढ़ चुके हैं हम। टेलीविजन के बारे में पढ़ चुके हैं, रेडियो समाचार की संरचना कब हुई, ठीक है भाई। और रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातें कौन कौन सी है ये पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी बुनियादी बातें है खुशी रेडियो समाचार के लिए, उस दिन भी आपने बताया था, साफ सुथरी राइटिंग होनी चाहिए, और जो एंकर है उस एंकर के पास क्या होना चाहिए, टाइपेड कॉपी होनी चाहिए, ताकि जो कुछ भी वो खबरें या जो सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाना चाहते, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अगर वो पढ़ते समय बताते समय कुछ भूल जाए तो तुरंत उस जो कॉपी उसके पास है उसमें से देखकर वो आगे उस खबर को अच्छे से उसका प्रसारण कर सके, प्रसारित कर सके, ठीक है भाई। और दूसरी डेडलाइन, डेडलाइन से अभिप्राय क्या हो सकता है, डेडलाइन किसको कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है, जो खबर छपनी है, बैठिए आप खुशी, जो खबर छपनी है उस खबर में क्या होगा, उसके लिए एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड है। जैसे आप लोग है, ये बॉयज है, पिछले 3 दिन से आपको, आप पिछले 3 दिन से 10-12 मिनट देरी से क्लास के अंदर आ रहे हो, ठीक है, 10-12 मिनट, 2 दिन मैंने कुछ नहीं कहा, आज भी मैंने कुछ ही नहीं कहा आपको, लेकिन क्या है, जो टाइम पीरियड है क्लास स्टार्ट होने का वो क्या है, 9:30, 9:30, यानी कि आपका जो उत्तरदायित्व बनता है वो क्या बनता है कि आप 9:25 पे आप क्लास के अंदर होने चाहिए, ठीक है। जैसे आप डिसिप्लिन से बंधे हुए होते हो, ऐसे ही ये जो खबरें प्रकाशित करनी है ये भी डिसिप्लिन के अंदर आती है, इनका भी एक अपना नियम होता है, इनके अंदर भी ये भी पाबंदियों से बंधे हुए होते हैं, इन पर भी कड़े कायदे कानून होते हैं, ठीक है। जो खबर कल प्रकाशित होगी, मान लीजिए आज को जो कुछ भी घटित हो गया, अभी मान लो मैंने इसको आरजू को थप्पड़ मार दिया 2-4 अच्छे से जोर जोर से, ठीक है, ये आप लोगों को तो अभी पता चल गया, लेकिन ये इस देश के चारों कोनों में ये जो खबर है ये कब पहुंचेगी, ये पहुंचेगी जब टेलीविजन वाले ये चीजें या न्यूज़पेपर वाले ये प्रकाशित करेंगे, तभी तो पहुंचेगी, वैसे तो नहीं पहुंच पाएगी, वैसे क्या पता कितने थप्पड़ लगाए मैंने इसको, ठीक है, समझ आई बात। तो जो एक टाइम पीरियड होता है खबर के छपने का, खबर के छपने का एक टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पे को ही वो जो टाइम पीरियड होता है उस जो एक समय सारा निश्चित किया गया कि वही इस समय तक, यानी कि 12 बजे के बाद जो कुछ आज घटित हो गया, जो आज घटित हो गया सिर्फ वही छपेगा, 12 बजे के बाद जो कुछ घटित होगा वो न्यूज़पेपर के अंदर कुछ भी नहीं छपेगा, ठीक है, वो क्या होगा अगले दिन छपेगा फिर, यानी कि उससे आगे जब तीसरे दिन जब न्यूज़पेपर लोगों के समक्ष आएगा उसमें वो खबर आपको मिलेगी, समझ आई बात। इसी को क्या कहते हैं, डेडलाइन बोलते हैं, एक टाइम पीरियड को खबर के छपने के जो टाइम पीरियड होता है उसको ही डेडलाइन बोलते हैं, ठीक है भाई। आगे जो पढ़ चुके हैं हम, इसके अंदर मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए कौन कौन सी बातें ध्यान रखने योग्य बातें होती है, यानी कि जो छपाई वाला माध्यम है, छपाई खाना है, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना होगा ये पढ़ चुके हैं। इसमें कौन कौन सी बातें थी,
सबसे पहले तो लैंग्वेज की, यानी कि लेखन में भाषा, व्याकरण और वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी होता है, यानी कि किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, लैंग्वेज ऐसी हो ताकि जिनके लिए आप वो खबरें छाप रहे हो उन लोगों को, उस जनता को वो जो खबरें हैं वो पढ़ने के बाद समझ आ सके। ज्यादा कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग ना हो, ठीक है, कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ही ना हो जो लोग जो श्रोतागण है या फिर जो पाठक गण है वो जैसे उस खबर को पढ़े उन्हें समझ ही ना आए, उस कठिन शब्द का जो अर्थ है वो समझ ही ना आए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए अब मैं आपसे पूछ लूं बाइट क्या होती है, बाइट क्या होती है, आपको पता ही नहीं हो कि बाइट क्या है, और ये जो बाइट है, बाइट जो वर्ड है ये न्यूज़पेपर में कहीं पर लिखा आ गया, और या जैसे न्यूज़पेपर में चौथे पेज पे अभिव्यक्ति और माध्यम लिखा होता है, अभिव्यक्ति लेखन हर एक चौथे पेज पर न्यूज़पेपर के अंदर। अब आपको ये तो पता है कि अभिव्यक्ति कहते किसे है, क्योंकि आप इससे परिचित हो चुके हो, इसका अर्थ आपको पता है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति है जिसको ये पता ही नहीं कि अभिव्यक्ति क्या होता है, वो उस खबर को क्या पढ़ेगा, जिस पेज पे ये खबरें 3-4 विशेष जो खबरें छपी हुई होती है वो क्या पढ़ पाएगा, अर्थ जब उसको उसका अर्थ ही नहीं पता तो कैसे महसूस करेगा कि वो इसे अच्छे से उसमें अपना इंटरेस्ट बना पाए। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या क्या है मुद्रित माध्यम में, एक तो ये हो गया, दूसरा समय सीमा, अनुशासन का पालन होना चाहिए, समय सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, लेखन और प्रकाशन के बीच जो अशुद्धियां होती है, जो गलतियां होती है वो ठीक होनी चाहिए। ठीक है, चौथी जो बात है, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, यानी कि जो भी कुछ छापा जाना है, और यानी कि संपादक जो वो पूरी की पूरी टीम होती है ना, गेटकीपर की, जो गेटकीपर वाला जो क्वेश्चन था, वो जो संपादन, उप संपादक, सहायक संपादक, वो जो पूरी की पूरी टीम होती है उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, ताकि मान लीजिए कोई मिस्टेक है और वो जो खबर है खुशी के पास पहुंच गई है, संपादक के पद पे आप असिस्टेंट हो इनके, ठीक है, तो इन्होंने मिस्टेक निकाल दी कि ऐसे ऐसे है, साक्षी आप क्या कीजिए, ये जो खबर है पेज नंबर 1 पर ये खबर यहाँ पर गलत छपी हुई है, ठीक है, इसमें ये जो शब्द है ये गलत छपा हुआ है, तो क्या होगा, वो आप इन्हें ठीक करके वो जो अशुद्धि है उसे ठीक करके आप दोबारा से पुनः खुशी के पास भेजोगे, खुशी फिर उसे ओके करके उसको क्या कर देगी, छपने के लिए दे देगी उस खबर को, कि भाई इस खबर को भी क्या कर दीजिए, छाप दीजिए। यानी कि हर एक जो खबर होती है ना वो सहायक संपादक, उप संपादक और जो मुख्य संपादक होता है उस उनसे ही वो एक तरह से अलग होकर उन्हीं से अनुमति लेकर तभी आगे वो प्रकाशित होने के लिए जाती है। ठीक है, जो संपादक उप संपादक होते हैं वो क्या करते हैं, अच्छे से उन्हें रीड करते हैं, पढ़ते हैं, उसका गौर अध्ययन करते हैं, समझ आई बात, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी अशुद्धि न रहे। आगे है, इसमें जो मुद्रित माध्यम है, मुद्रित माध्यम में क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, मुद्रित माध्यम की कौन कौन सी विशेषताएं पढ़ चुके हैं, बताओगे आप में से, साक्षी बता पाएगी, बताओगे, बोलिए बोलिए शाबाश। यानी कि जो कुछ छप गया ना मुद्रित माध्यम में, पहली जो विशेषता है, जो कुछ छप गया वो स्थायित्व है, परमानेंट है, उसको आप दाएं बाएं या उसे उखाड़ ही नहीं सकते। ठीक है, वो जो छप चुका है सिर्फ वही रहेगा जो छपा हुआ है, स्थायित्व होता है। पहले जो बैठ जाइए आप, पहले ही जो विशेषता है मुद्रित माध्यम की क्या बन गई कि जो कुछ छप चुका है वही रहेगा, स्थायित्व होता है, यानी कि मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है, ये लिखोगे आप। ठीक है, दूसरी जो इसकी विशेषता है, दूसरी इसकी विशेषता यानी कि लिखित भाषा का विस्तार होता है। ठीक है, उसमें आप
ये इंद्रधनुष से संबंधित जो एग्जाम्पल है ये भी लिख सकते हो। तीसरी जो इसकी विशेषता है वो क्या है, मुद्रित माध्यम की तीसरी विशेषता कि इस पर हम जो कुछ भी हम हमारे समक्ष आया है, जो सामग्री हमारे समक्ष आई है छत पर, उसको पढ़कर उस पर हम गौर अध्ययन कर सकते हैं, उसे उसका गौर अध्ययन कर सकते हैं, उस पर हम चिंतन मनन कर सकते हैं, तर्क वितर्क कर सकते हैं। उस पर हम देख सकते हैं कि इसमें ये गलत छपा हुआ है। ये वो क्या है कि स्पेस का विशेष ध्यान रखा जाता है, स्पेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। पांचवी जो विशेषता है वो क्या है मुद्रित माध्यम के, कि गलती और अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है, इसमें गलती और अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। अब जो सबसे जो है मुद्रित माध्यम में की या कब शुरुआत हुई, ठीक है, 1556 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1556 में, ठीक है भाई। और 1556 में इसकी शुरुआत हुई और इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? मुद्रित माध्यम का आविष्कार वो किया था जर्मनी के गुटेनबर्ग